और ये मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम समझाना। मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम, वैसे मुझे ये बताओ क्या एक बार डिस्कस हो चुका है ये मैटर पीछे उस केस फर्स्ट में? ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। क्या होता है कि जैसे जब आपने इसको कहीं कोई बैटरी कोई फील्ड की सप्लाई नहीं दी है, तो मेटल के अंदर ये एक फिक्स्ड पॉजिटिव आयन है, ये एक फिक्स्ड पॉजिटिव आयन है, ये एक फिक्स्ड पॉजिटिव आयन है, इस तरह से बहुत सारी फिक्स्ड पॉजिटिव आयन्स है, इमोबाइल आयन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एनर्जी रेंडमली घूमता रहता है। जैसे इधर गया, ये दूरी x1 है सपोज, ये फ्री पाथ है, दो टक्करों के बीच का पाथ फ्री पाथ है, और यहां से यहां जाने में t बराबर 0 पे सपोज ये स्टार्ट हुआ था और टाइम लगा t1, फिर ये कहीं इधर गया, ये पाथ है, पाथ लेंथ है x2 और टाइम हो गया t1 प्लस t2, मतलब t2 और लग गया, फिर ये कहीं इधर चला गया, फिर ये कहीं इधर आ गया, फिर ये कहीं इधर चला गया, समझ रहे हो ना? मतलब ये यूं ही इधर उधर घूमता रहेगा। तो जो मीन फ्री पाथ होता है लैम्डा, दैट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द फ्री पाथ्स। ऑल द फ्री पाथ्स मतलब ये जितने भी आप फ्री पाथ लिख रहे हो अप टू xn डिवाइडेड बाई n, और जो टो होता है रिलैक्सेशन टाइम, ये इन टक्करों का जो टाइमिंग है फ्री टाइम उनका एवरेज होता है। अब मुझे बताओ कंफ्यूजन क्या है इसमें? हाँ जी अंकित बोलिए एक बार, कंफ्यूजन क्या है कि मीन फ्री पाथ? सर पता चल गया अरिथमेटिक मीन है, पर मतलब वैसे किस लिए निकलते नहीं, किस लिए क्या होता है? सुनो, ये लैम्डा और ये टो हम क्यों पढ़ रहे होते हैं? जैसे क्या होता है जब आप गैस मॉलिक्यूल्स पढ़ते हो तो यही दो टर्म वहां भी लगभग ऐसी, मीन फ्री पाथ लैम्डा वहां भी आता है, उसका एक्सप्रेशन भी बताया जाता है आपको +1 क्लास में, उसका एक्सप्रेशन भी बताया जाता है। तो ये एक्चुअली हमें ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का दो टक्करों के बीच की एवरेज डिस्टेंस क्या है, और टो हमें क्या बता रहा है, दो टक्करों के बीच का फ्री टाइम क्या है। ये कहाँ काम आएंगे? जैसे टो वगैरह की बात करो, आपने रेजिस्टेंस पढ़ा है, रेजिस्टेंस अभी तो नहीं पढ़ा लेकिन पुरानी क्लासेज में तो पढ़ा है ना? रेजिस्टेंस ज्यादा कब होगी? जब टक्करें ज्यादा होंगी या टक्करें कम होंगी? ज्यादा हो, टक्करें ज्यादा होंगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, यानी कि जल्दी जल्दी टक्कर हो रही है तो टक्करें ज्यादा होंगी डेफिनेटली, है ना? यस सर। तो हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा, या रेजिस्टेंस टॉप पे कैसे, तो ये चीजें वहां काम आती हैं। समझ आया? ये चीजें दीज आर इफेक्टिव फॉर कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में ये ज्यादा यूजफुल होती हैं। तो ये आपने केस फर्स्ट में पढ़ भी लिया था, इनके ऑर्डर वगैरह का भी शायद हम जिक्र कर चुके हैं, यस सर, है ना? हाँ तो ठीक है, अब उस पर मैं दोबारा नहीं आ रहा हूँ, ऑर्डर वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद हम अपना जो केस सेकंड था उसी को आगे बढ़ाएंगे। हमने लास्ट टाइम वीडी निकाला था, वीडी का ऑर्डर आपको बता दिया कि 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के आसपास हो गया। वो वीडी का ऑर्डर लिखा है कि नहीं लिखा हमने, बताओ? वीडी का ऑर्डर लिख लिया होगा आपने, मैं दोबारा बोल देता हूँ, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के आसपास होता है ड्रिफ्ट स्पीड का ऑर्डर। अब करंट ये बताओ किस मोशन की वजह से होता है, थर्मल मोशन की वजह से या ड्रिफ्ट मोशन की वजह से? ओनली एंड ओनली ड्रिफ्ट मोशन की वजह से। तो आज की शुरुआत हम यहां से करेंगे कि करंट ड्रिफ्ट स्पीड पे कैसे डिपेंड करता है। तो हम शुरुआत यहां से कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में क्या रिलेशन होगा, यहां से हम अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो एक बड़ा स्टैंडर्ड सा रिलेशन है, I =
NEAVD फॉर्मूला तो मैं याद रखना ही रखना है, मैं मतलब भी बता रहा हूँ, कैसे आया वो भी बता रहा हूँ। I इज इक्वल टू NEAVD क्या है ये सुनिए। सपोज एक लंबी सी वायर है, करंट कैरिंग वायर है, और इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस मटेरियल के अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज n, या नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, वो n है। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, ए से। चार्ज ऑन द कैरियर, कैरियर जो भी है इसके अंदर, उसका चार्ज माइनस ही है, तो हम तो विदाउट साइन लेंगे क्योंकि माइनस से डायरेक्शन अपोजिट कर दिया करते हैं। और वीडी आपने बोला है एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कैरियर, वीडी आपने बोला है एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कैरियर। अब देखो, जैसे सपोज इस वायर में करंट आगे जा रहा है, मैं कहता हूं इस वायर में करंट आगे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे होंगे, किधर आ रहे होंगे, पीछे की तरफ, यस सर, है ना। देखिए इलेक्ट्रॉन्स पीछे की तरफ आने लगे। अब मुझे ये देखना है कि ये आई का और ये रिलेशन कैसे होगा, देखते हैं उस चीज को। आपने कोई एक पार्ट कंसीडर किया, सपोज मैं एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करता हूं, ये थोड़ा बड़ा मैंने वैसे ही दिखाया है, छोटा ही पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, और इसकी लेंथ है L, मैंने माना कि ये पार्ट की लेंथ है L, एरिया है A, तो इतने पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा, इतने से पार्ट का वॉल्यूम A इंटू L। यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो Al वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, अगर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो Al वॉल्यूम में Nal हो जाएंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है माइनस ई, यानी कि टोटल चार्ज जो कैरियर पे चार्ज है, टोटल चार्ज ऑन कैरियर्स, मैं केवल इस रीजन की बात कर रहा हूं, पूरे माइनस ई इंटू NaL, ठीक है। अब माइनस साइन तो केवल ये बताता है कि वो नेगेटिव चार्ज है, तो इधर आ रहा है तो करंट उधर होगा, हमें उसका मोड चाहिए और कुछ नहीं, हमें उसका मोड चाहिए। इस इलाके में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज भरा हुआ है वो हमने निकाल लिया है, वो हमने निकाल लिया है। अब ये बताओ, इस चार्ज को इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से निकलने में कितना समय लगेगा, मतलब ये जो चार्ज है यहां से तब निकलेगा जब ये आखिरी चार्ज भी आ जाए, आखिरी चार्ज को यहां तक आने में कितनी लेंथ चलनी है, L, और VD एवरेज स्पीड ही निकाल ली, तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि आप उस कांस्टेंट स्पीड से चलो तो सेम टाइम लगेगा जितना कि आप वेरिएबल स्पीड से चलते। तो आप VD से चल के आ रहे हो, कांस्टेंट स्पीड है वो, L डिस्टेंस है, तो बताओ टाइम टेकन कितना होगा इसको क्रॉस करने में, टाइम टेकन डेल्टा टी, समझ गए हो किसमें, इस वाले पार्ट को भी यहां से निकलने में। मैं लिख सकता हूं L बाई VD। अब मैं आखिरी पार्ट यहां करता हूं, लास्ट पार्ट, करंट होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अब डेल्टा क्यू उसका मोड लेना है माइनस NENAL, क्योंकि डायरेक्शन हमने उल्टी दिखा दी है, अपॉन V, टाइम टेकन की जगह क्या आ गया, L बाई VD, L से L कटेगा, माइनस हटेगा, तो बताओ क्या आपका रिलेशन आ गया कि नहीं, हाँ भाई बताइए, क्या I बराबर NEAVD रिलेशन आ गया है कि नहीं? यस सर। ठीक है, एक तो ये नोट करना, और इसके साथ एक क्वेश्चन होमवर्क में, हमने कल आपको ऑर्डर बताया था करंट का, हमारे घरों में जो करंट फ्लो करता है किस रीजन का होता है, किस रेंज का होता है जो इन मेटालिक वायर में फ्लो करता है,
किस रेंज का होता है बोलिए? 1 एम्पियर इन हाउस सप्लाई। ये मेटालिक वायर ही लगी होती। अब एक मेरा सवाल ये है, ई जो है उसमें 10 की पावर -19 आ रही है ऐसा यूनिट में? यस सर। वीडी में 10 की पावर -4 आ रहा है ऐसा यूनिट में? यस सर। एरिया क्या होता है? एरिया कुछ भी नहीं होता। आप एक मेटल की वायर लोगे 2 mm 2.5 mm 4.5 mm तो बहुत एसी वेसी चलाने उसमें भी 2.5 mm से काम चल जाता है। तो क्या कुछ एरिया है क्या उसका? मिलीमीटर में उसका डायमीटर है, मिलीमीटर में उसका डायमीटर है, तो एरिया उसका स्क्वायर करोगे तो क्या एरिया लगभग 10 की पावर -5 -6 में गया कि नहीं गया? ये सारी चीजें इतनी छोटी और ये प्रोडक्ट में आ रही हैं, तो EAVD अगर मैं ये निकालूं EAVD लगभग कितना जा रहा है SI में? 19 और 4 23 और 6 10 की पावर -29 के करीब गया। तो ये इतना छोटा प्रोडक्ट है तो फिर 1 एम्पीयर का करंट कैसे बन जाता है? आपको इसके बारे में बताना है कि हाउ कैन आई बी, एन की वैल्यू ज्यादा होती होगी। अब वही सोचना है कि एन की वैल्यू कितनी होती होगी, और अगर यहां से भी आइडिया लग रहा है कितनी होती होगी, नहीं पता लगे तो वो ही जो एनसीईआरटी का एक सवाल है ना, सोल्ड एग्जांपल जिसमें 5-6 पार्ट्स हैं, है ना, शुरू के ही 2-3 क्वेश्चंस में होगा। कौन सा है? 3.5 जो भी है उसमें 5-6 पार्ट्स हैं, उनमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप वहां से अपने पूरा करेंगे। चलिए भैया आप लिख लीजिए, पहले ये पूरा नोट कीजिए। हो गया सर? ठीक है, मिटा दूं अगर ये सारा हो गया तो? यस सर। अब देखो यहाँ पे एक टर्म हम डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी सिंबल उसको देते हैं म्यू। मोबिलिटी मतलब कितना चलना आसान है कैरियर का, क्या कैरियर आसानी से चल पा रहा है। चलो आपसे मैं एक बिना मोबिलिटी को डिफाइन किए ही पूछूं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जवाब देने का ये मतलब है कि हमारी इसकी सेंस तो समझ आ रही है कि भाई मोबिलिटी होती क्या है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। आपकी जो ये कंडक्टिंग वायर है जो अभी हमने देखा, थर्मल मोशन पड़ा रहे, लेकिन ड्रिफ्ट मोशन तो आएगा ही तभी जब आप बाहर से कोई वोल्टेज देंगे।
वोल्टेज देंगे तो आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर चले हैं वीडी स्पीड से। तो क्या वीडी ई पे डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, वीडी ई होगा तभी तो वीडी होगा, नहीं तो ड्रिफ्ट स्पीड होगी नहीं। तो यूं पाया गया है कि दिस वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। और यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूज करते हैं, जो ना वीडी पे डिपेंड करेगा ना ई पे, इस मटेरियल पे डिपेंड करेगा, तो उस कांस्टेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वीडी इज इक्वल टू म्यू इनटू ई, यानी कि म्यू का फॉर्मूला आया वीडी बाई ई। आप इसको बोल सकते हैं ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू आपका आ गया वीडी बाई ई। अगर मैं इसके, चलो आप पहले ये बनाओ और आप मुझे इसकी यूनिट बताओ कि म्यू की यूनिट क्या होगी और म्यू का एक्सप्रेशन क्या होगा ई और एम में या टॉ की टर्म्स में। कूलम पर न्यूटन सेकेंड। चलिए, आपने यूनिट का जिक्र किया है पहले, तो मैं इसकी एसआई यूनिट ऑफ वीडी लिखूं ना, सॉरी म्यू, एसआई यूनिट ऑफ म्यू। वीडी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। यस सर। और ई की यूनिट न्यूटन वाली अवॉइड करो, एक और यूनिट है ई की वोल्ट पर मीटर। यस सर। क्योंकि इस चैप्टर में वोल्ट वगैरह ज्यादा चलेगा। तो वोल्ट पर मीटर, तो क्या ये मीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं? हो गया। ऐसा यूनिट क्लियर है सभी को? यस सर। लेकिन जो इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है, जो ज्यादा यूज करते हैं लोग, वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड वोल्ट। ये इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है। ना तो पूरी सीजीएस में है ना पूरी एसआई में है, ये इस तरह का यूज करते हैं। और जो म्यू होता है लगभग इन मेटल वायर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ये वैल्यू भी आप याद रखना, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड वोल्ट के बराबर होता है लगभग। म्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये हमेशा पॉजिटिवली डिफाइन होगा। ये स्पीड है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है। स्पीड अपॉन ये दोनों मैग्नीट्यूड ही है और कुछ नहीं है। म्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब बात बची इसके एक्सप्रेशन का। तो भाई आपने पढ़ा था वीडी जनरल एक्सप्रेशन, मैंने कहा था कुछ ना दिया हो तो ये यूज किया करो, ई बाई एम इंटू टो, है ना? 12 वाला नहीं करना। तो अगर आप ये इसमें रखोगे तो म्यू का एक्सप्रेशन क्या आया? ई बाई एम और इंटू ई और एम तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू बाई एम है, और बाकी है। तो ये आप मोबिलिटी नोट कीजिए। हो गया क्या? लिख लिया? बताओ। यस सर। मिटा दूं? सभी का हो गया तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप याद रखना।
देखो अब हमें थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं कल शाम को रात को भी आपको थोड़ा बहुत इस मामले में मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था। एक तो मैंने खैर आपका एनटीएससी रिजल्ट भी भेजा था उसमें, उसी सिलसिले में। क्या हम नहीं ला सकते ये रिजल्ट आईआईटी में, ये बताओ आप। क्या जेई में ऐसा कर सकते हैं? लाएंगे सर। अरे तो लाएंगे, लेकिन कब ऐसा है, हम इन्हीं टेस्ट में आपका वेट करते हैं कि इनमें कुछ अच्छा दिखे। इनसे ही आप शुरुआत करो, ये जो हो रहे हैं स्कूल के टेस्ट, इन्हीं से। अब जब वो जो एनटीएससी के बच्चे थे, ये वो थे जो मैंने 9th और 10th 2 साल लगातार पढ़ाए थे, 9th और 10th। और लगभग जब पेपर आया लास्ट में, एक एक चीज यूँ लग रही थी यार ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है। ऐसा ही बच्चों को भी लग रहा होगा शायद, तभी इतने सिलेक्शन हुए। तो ऐसा आपको लगना चाहिए उस फाइनल एग्जाम में, बल्कि इस पहले एग्जाम जो स्कूल के होते हैं इनमें लगना चाहिए। तो हम धीरे धीरे अपना थोड़ा लेवल बढ़ाएं। एक तो जैसे अब आपका रिवीजन टेस्ट आ रहा है, लेकिन हम रिवीजन कर नहीं रहे हैं, हम तो करंट पे जा रहे हैं क्योंकि आगे दिक्कत बनेगी नहीं। तो थोड़ा सा उसको रिवीजन लेके चलें। और एक और चीज़, क्या हम इरोडो के 2 सवाल रोज स्टार्ट कर लें, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से। क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा, बुक नहीं हो, पतली सी किताब है वो। तो मैं नहीं कह रहा कि कोई एक्स्ट्रा बुक करो, हमने एनसीईआरटी एचसीबी बोल रखा आपको, बहुत है यही। सीपीपी भी आपको दे देते हैं। लेकिन सुना होगा ना आपने, आईई इरोडो एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बुक है, सुना है या नहीं, पता है कि नहीं इसके बारे में, बताओ पहले। सर सीपीपी में ही इंक्लूड कर दिया करो। सीपीपी में इंक्लूड कर दूं तो मैं सीपीपी में फिर 2 क्वेश्चन उसमें नंबर डाल के इंक्लूड किया करूंगा कि भाई हाँ ये इरोडो स्टार्ट की हमने और यहाँ से। यस सर। ठीक है, वो दो क्वेश्चंस अभी चलेंगे। ये यहाँ क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि हम जो कर चुके हैं ना उसका रिवीजन इरोडो से चलता चलेगा। ठीक है, यूं नहीं जो चैप्टर चल रहा है उसका साथ साथ नहीं करेंगे, फिर तो सवाल वेस्ट होंगे। जो आप चैप्टर अच्छे से कर चुके हो उसको हम फिर वहां से लेके चलेंगे। ठीक है, चलो करते हैं ये काम भी स्टार्ट। अभी पहले हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आ रहा है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, करंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वैसे तो वो, परंतु बच्चों को लगता है कि ना ये तो यूं ही है फालतू का, करंट ही है सब कुछ। करंट वेक्टर है कि स्केलर? स्केलर। तो वो इतना यूजफुल नहीं होता है, उसकी बजाय एक और टर्म आती है जिसे बोलते हैं करंट डेंसिटी। जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। अब ये लगा लो आज क्लास का जितना टाइम बचा है इसी पे चलेगा, करंट डेंसिटी पे ही चलेगा। यही हमें सीखना है अच्छे से कि भाई क्या होता है। मान लीजिए आपने वेक्टर कैसे बनाया? ऊपर जे के ऊपर वेक्टर का सिंबल बनाया है, कुछ और बन गया क्या? ठीक है, वेक्टर सिंबल बनाया मैंने जे के ऊपर। ये देखो आप, फिर से वही मेटल की वायर। अब मान लो इसमें करंट आगे जा रहा है, सपोज इस पूरी ब्रांच में करंट आगे जा रहा है, जैसे भी करके पूरे में बटके। क्या पूरी ब्रांच में करंट यूनिफॉर्मली बटा होता है पूरे एरिया पे, या नॉन यूनिफॉर्मली बटा होता है? अक्सर आमतौर पे जो करंट चलता है वायर में, क्या इस पूरे एरिया पे यूनिफॉर्मली डिवीजन होता है इसका करंट का, या नॉन यूनिफॉर्म होता है? बताओ। यूनिफॉर्म। अभी इसी टॉपिक के अंदर हम देख लेंगे ये चीजें, है ना। मान लो आपने इसके अंदर कोई एरिया लिया, लेकिन वो ऐसे ले लिया तिरछा, आपने ये कोई तिरछा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया इस तरीके से। एरिया वेक्टर हम पढ़ चुके हैं पहले फ्लक्स वाले चैप्टर में। एरिया वेक्टर सरफेस के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ एक टर्म डिफाइन होती है, जैसे ये लोकेशन है, यहाँ एक टर्म डिफाइन होगी करंट डेंसिटी जे। जे की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन दैट इज सेम एज दैट ऑफ करंट। हालांकि करंट वेक्टर नहीं है तो मैं आई कैप नहीं लगा सकता। अरे ये वो जे नहीं है, कभी आई कैप जे कैप के कैप वाई एक्सिस नहीं है, ये जे इसका कैप है, समझ रहे हो ना आप?
यूनिट वेक्टर है इसका, ये वो वाला नहीं है। एक जे कैप हम यूज करते हैं वाई एक्सिस के लिए, बोलो एक जे कैप यूज करते हैं वाई एक्सिस के लिए, Yes, sir. वो नहीं है ये। तो इसकी डायरेक्शन तो सेम होगी, यानी कि यहाँ जो जे वेक्टर होगा आगे होगा, क्योंकि करंट आगे जा रहा है, इस तरह से डिफाइन किया गया। अब बात आती है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। वो ऐसे डिफाइन होगा, आप यहाँ एक छोटा सा एरिया लें, छोटा सा एरिया लें, सपोज वो एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो मैंने माना कि वो एरिया इधर है ds, और ds और j के बीच का एंगल कितना है, थीटा। और इस छोटे से एरिया में से जो करंट निकल के जा रहा है, पूरा तो आई है, लेकिन इस छोटे से एरिया में से जो करंट निकल के जा रहा है, यानी कि इतना सा पार्ट, इतना सा पार्ट, ये जो करंट जा रहा है, मैं इसे क्या बोल रहा हूं, दिख रहा है क्या लिखा है मैंने, DI है ना, छोटा सा पार्ट DI। तो J का मैग्नीट्यूड इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ये डायरेक्शन लेते हुए DI दैट इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट DS वेक्टर। ये डेफिनेशन या डिफाइनिंग रिलेशन है बिटवीन करंट एंड करंट डेंसिटी वेक्टर, कि DI वेक्टर इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट DS वेक्टर। ये है, J आगे है, DS इधर है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात करूं, तो जो DI बना वो बना J का मैग्नीट्यूड इंटू DS का मैग्नीट्यूड और इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अच्छा, अगर आपको टोटल करंट I चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है कि वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो उसमें कोई डायरेक्शन की तो चिंता ही नहीं है हमें। तो हम सीधा क्या करें, इसका सरफेस इंटीग्रेशन कर दें इस पूरी सरफेस पे, जो भी आपको दे रखा है, ये सरफेस इंटीग्रल, ये आपका टोटल करंट आई है। और ये रिलेशन होता है बिटवीन करंट एंड करंट डेंसिटी। अगर मैं यहां से आपसे यूनिट पूछूं, SI यूनिट ऑफ J, तो बताओ क्या होगा, क्या होगी SI यूनिट J की, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर। इधर एरिया आएगा, कोस थीटा की तो यूनिट है ही नहीं, 1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और ऐसी चीजें कभी इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में भी आती है +1 में। तो एक चीज का ध्यान रखना, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, जब तक कोई एरिया वगैरह का जिक्र ना कर रखा हो, टेक थीटा टू बी 0। मतलब एरिया कैसे मानना है, समझ रहे हो, थीटा 0 का क्या मतलब है, एरिया कैसे मानना होगा, यूं, जो क्रॉस सेक्शन होता है ना, जो वायर का क्रॉस सेक्शन होता है, जब तक सवाल में कुछ और वहां पे बदलाव ना किया गया हो, आपको एरिया ऐसे ही लेना है। तो चलिए आप ये करंट डेंसिटी की शुरुआत कीजिए, नोट कीजिए पहले। हाँ, अगर समझाना सॉरी, डेंसिटी मतलब क्या, J डॉट D क्यों एरिया से क्यों किया, एरिया से क्यों किया, एक मान लो कोई बाल्टी है, सपोज कोई बाल्टी है आपके पास, आपको उसमें पानी भरना है, सामने पाइप से पानी आ रहा है, पानी भरना है, बाल्टी का एरिया A है, फ्लो रेट कुछ भी स्पीड उसकी है, तो पानी कितना भरा जा रहा है, क्या वो एंगल पे डिपेंड करेगा कि नहीं, बाल्टी कैसे रखी है आपने, करेगा ना। मतलब हमारे लिए करंट कितना पास हो रहा है, मतलब उसमें से पानी अंदर कितना जा रहा है, वो एंगल पे डिपेंड कर रहा होगा J और DS के बीच में, इसीलिए आया है। अगर कोई यहाँ पे एरिया यूं ले ले, क्या उसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है क्या, बताओ, यूं एरिया लिया मैंने यूं, क्या उसमें कोई चार्ज क्रॉस करके जा रहा है, नो सर। तो इसका मतलब उस एरिया में से तो करंट 0 आना चाहिए, तो 0 तभी आएगा जब कोस 90 है। तो इसलिए ये डॉट प्रोडक्ट की तरह डिफाइन किया गया। आप ये बनाएं, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ उसके बाद।
बना लिया? एक मिनट रुको। चलो ठीक। हो गया क्या, बोलो? यस सर। ठीक है, सबसे पहले तो इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। ये कैलकुलेट करने की तरफ एक सवाल लेते हैं। मान लो ये कोई एक वायर है, और आपको ये दिया गया है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इस वायर में यूनिफॉर्मली बटा हुआ करंट जा रहा है 5 एम्पियर, पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली बटा हुआ। इस तरह से ये कुछ दिया गया है, लेकिन आपको जो एक एरिया इसमें दिखाया गया है वो यूं एरिया दिखा दिया, कुछ तिरछा ले लिया हमने, तो नॉर्मल इसका एरिया है उससे। और ये जो एरिया आपको दिखाया गया है, ये एरिया बोल दिया गया है 10 मीटर स्क्वायर। ये एरिया बोला गया है 10 मीटर स्क्वायर। और इस लाइन के साथ ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है, जो स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन सीधा बनेगा, समझ गए? ये वाला जो क्रॉस सेक्शन था, इसके साथ इसने एंगल बना रखा है 60 डिग्री, ये दिखाया गया है। ये पॉइंट है P। फाइंड करंट डेंसिटी वेक्टर, मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप जो भी है, एट पॉइंट P। ये है आपका सवाल। एंगल कितना दिया है? स्क्रीन ब्लर है तो दिख नहीं रहा। 60 डिग्री। करवाऊं मैं? अगर कोई आया हुआ आंसर तो बताओ, नहीं तो मैं करवाता हूँ। हाँ बोलो।
वन आंसर आंसर आप बताओ। वन है। वन डायरेक्शन जे वेक्टर है, करंट की तरफ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए अब इधर सुने, ये अगर आप एक छोटा सा एरिया इसमें बनाते हैं, एक छोटा सा एरिया आपने बनाया, तो ds इधर बनेगा। जे वेक्टर होता है करंट की डायरेक्शन में, और करंट की डायरेक्शन आगे दिखा रखी है, तो ये आपका बनेगा वेक्टर जे। अच्छा ये एंगल कितना होगा, ये उन्होंने तो 60 कोई और दिखा रखा है, ये वाला एंगल कितना होगा? 60। क्यों? ये जो ds है ये इस ब्लू सरफेस का नॉर्मल है, और ये जो j है ये ब्लैक सरफेस का नॉर्मल है। दो सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है वही उनके नॉर्मल्स के बीच का होता है। दो सरफेस के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो एक को 90 घुमाओ, दूसरे को 90 घुमाओ, तो दो लाइनें मिलेंगी, उनके बीच का एंगल भी कितना रहेगा? 60 ही रहेगा। यानी कि ये वाला एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स इज द सेम एज द एंगल बिटवीन द कोरस्पॉन्डिंग सरफेसेस, तो ये भी 60 डिग्री होगा। क्लियर ना? ये बात तो याद रह जानी चाहिए आगे के लिए। आपने di लिखा, di j डॉट ds, ये फॉर्मूला है। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो ये तो टोटल आई आया, इंटीग्रल j डॉट ds, टोटल आई। क्या j यूनिफॉर्म है? क्या आपको दिया गया है कि क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्मली बंटवारा है करंट का? लिखा है ना? अगर j यूनिफॉर्म हो तो आपके लिए ये फॉर्मूला छोटा हो जाएगा, और इंटीग्रल ds हो जाएगा टोटल एरिया s, क्योंकि ये प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में इंटीग्रल ds s होता है, तो j डॉट s। तो मेरे पास एक और भी ये फॉर्मूला आ गया है, ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं, हर जगह के लिए है, कि अगर j यूनिफॉर्म हो तो जो i बनेगा वो बनता है j डॉट s, ये बनता है। अब मैं एक फॉर्मूला लगाऊं, i टोटल कितना दे रखा है, पूरे वायर में से i कितना दे रखा है? करंट 5 एम्पियर। j हमें निकालना है, s, ये s कितना दे रखा है? ये वाला एरिया, ये एरिया 10 मीटर स्क्वायर, और डॉट प्रोडक्ट है तो कोस ऑफ, ये यहां दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है हमें कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री 1/2, कोस 60 डिग्री 1/2, 2 से 5 से 5 गया, तो क्या यहां से आपका j का मैग्नीट्यूड 1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आ गया? क्या आ गया? एंड j की डायरेक्शन जो है, j की डायरेक्शन जो है वो करंट के अलोंग है, दैट इज x एक्सिस, तो क्या उसे i कैप लिख सकते हैं हम? और इन दोनों को इकट्ठा करें, तो जो j वेक्टर बनेगा 1 i कैप या खाली i कैप एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इसके प्रूफ में ये ध्यान रखना, इस सॉल्यूशन में एक और रिजल्ट हमारे पास आया है कि अगर j यूनिफॉर्मली बटा हो तो आपको i लिख लेना है j डॉट s। इस तरह से सोल्व होना। कर लीजिए, लिख लीजिए इसको भी।
हो गया? यस सर। ठीक है। अब हम इस जे के बारे में एक स्पेशल केस लेके चल रहे हैं। इफ करंट इज uniformly distributed over the cross section, हमने माना कि जो करंट है वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्रॉस सेक्शन पे, एंड वो जो थीटा है वो 0 डिग्री, वही जो थीटा था पीछे आपने लिया था। मतलब मैं एक सिंपल वायर ले रहा हूं। नॉर्मली जो डीसी होता है, डीसी एसी में क्या फर्क होता है भाई? डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या फर्क होता है? बताओ। सर पोलैरिटी चेंज होती रहती है। डायरेक्शन की बात है, डायरेक्ट करंट लगातार एक डायरेक्शन में चलेगा, अल्टरनेटिंग करंट इधर जाएगा इधर जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी वो अपनी पोलैरिटी डायरेक्शन को चेंज करता है। और पहले टाइम था जब डीसी का जमाना था, थॉमस एल्वा एडिसन, सुना होगा नाम? यस सर। थॉमस एल्वा एडिसन के समय एडिसन ने मतलब बहुत ज़्यादा डीसी पे ही काम किया और डीसी पावर हाउसेस बना दिए अमेरिका में। और उधर क्या हुआ कि गवर्नमेंट से काफ़ी पैसा भी लिया उन्होंने, लेकिन वो डीसी पावर हाउस में दिक्कत क्या थी कि बहुत दूर तक पावर ट्रांसमिट नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही थी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में भी, एसी वाले में भी। बहुत दूर तक पावर ट्रांसमिट नहीं हो पा रही थी, तो मोहल्ले मोहल्ले में या यूँ कहें शहर शहर में आपको पावर प्लांट बनाने पड़ रहे थे। क्या अभी ऐसा है कि आपके हमारे सबके शहर में पावर प्लांट है क्या? नहीं है। जबकि डीसी में हर गांव में हर शहर में पावर प्लांट से बनाने पड़ रहे थे, जो काफी महंगा काम था। लेकिन एल्वा एडिसन और इन लोगों को तो पैसा मिल रहा था सरकार से, ऐसी कोई बात थी नहीं। फिर क्या हुआ, फैराडे ने एक्सीडेंटल डिस्कवरी की, ईएमआई की, और वहां से फिर थोड़ा थोड़ा एसी की तरफ ध्यान गया, जिसे बाद में निकोल टेस्ला जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है ना, 10th में आया है ना नाम टेस्ला। हाँ, वो उन्होंने टेस्ला ने मतलब बड़ा इस पे काम किया। और क्या हुआ, जब ये खोज हुई कि भाई ऐसा भी कुछ है, तो फैराडे ने और इन लोगों ने मतलब पीएम को बुलाया। भाई ऐसा ही है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी कि प्राइम मिनिस्टर खुद चल के जाते थे अगर कोई बड़ी खोज हुई है। तो पीएम को बुलाया और बोले सर हमने एक नया करंट ढूंढ निकाला है, एसी। तो उन्होंने बोला ये कैसा करंट है? बोले ये 5 मिली सेकेंड 10 मिली सेकेंड इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर का ये जवाब था फिर ये हमारे घर कब पहुंचेगा? तो साइंटिस्ट लोगों का ये जवाब था कि ये चीज आप आज समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक दिन आप इसी पे टैक्स लेंगे, इसी चीज का टैक्स लेंगे। आज जो हम बिल भरते हैं किस सप्लाई का भरते हैं, एसी का डीसी का? एसी। अब वो प्राइम मिनिस्टर का जो सवाल था कि ये घर कब पहुंचेगा, तो यूं तो क्या हमने पीछे 1-2 क्लास पहले डिस्कस किया कि वीडी बहुत कम है, तो स्विच ऑन करने से वहां तक तो कई घंटे लग जाएंगे, ऐसा कोई डिस्कशन हुआ था? हाँ, तो बताओ उसका आंसर क्या था? उसका आंसर क्या था कि अगर मान लो 10 मीटर दूरी पे भी आपका फैन है, 10 मीटर थोड़ा सा दूर है मान लो आपसे, और आपने यहाँ से स्विच ऑन किया, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को वहां पहुंचने में तो पूरा एक दिन लग जाएगा, 24 घंटे 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड से चलते चलते। क्या ऐसा होता है आप ऑन करके जाएं और फिर 24 घंटे बाद वो ऑन हो रहे? नहीं होता है, तो तुरंत ही हो जाते हैं। तो क्या है ये क्या है? यहाँ के इलेक्ट्रॉन को वहां पहुंचने की जरूरत नहीं है, यहाँ से एनर्जी को वहां पहुंचने की जरूरत है। और एनर्जी चलती है ईएम वेव के रूप में, जो लाइट की स्पीड से चलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और लोकल ड्रिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। लोकल ड्रिफ्टिंग मतलब यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन भी ड्रिफ्ट हो रहे होंगे और फैन वाले इलेक्ट्रॉन भी ड्रिफ्ट हो रहे होंगे उसी समय। समझ गए हो ना? ऐसा थोड़ी कि फैन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है,
फैन के पास इलेक्ट्रॉन थे लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं थी जो लाइट की स्पीड से पहुंच जाती। क्या ये समझ में आया लोकल ड्रिफ्टिंग वाली बात? मतलब इलेक्ट्रॉन अराउंड अर्थ चलते रहेंगे और एनर्जी तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से जाएगी लाइट की स्पीड से, ईएम वेव की फॉर्म में हो जाती है। भैया आपने देखो करंट तो ड्रिफ्ट स्पीड की वजह से बना है, ड्रिफ्ट स्पीड बहुत ही कम है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि ऑन किया स्विच इतनी देर बाद आपके पंखे लाइट ऑन हो रहे हैं, वो तो तुरंत हो जाते हैं क्योंकि एनर्जी जो है वो ईएम वेव की फॉर्म में लाइट की स्पीड से आगे पहुंचती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं आपको? बताओ लोकल ड्रिफ्टिंग। यस सर। अब सुनो, ये सॉल्ड एग्जांपल मिलेगा उन्हीं 4-5 पार्ट्स में, आप देखोगे मिल जाएगा आपको आंसर के साथ। जो फैराडे और इन लोगों ने जब ढूंढा तो प्राइम मिनिस्टर को लोकल ड्रिफ्टिंग का थोड़ी पता था, उन्हें तो लगा कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेगा, तो असल में एनर्जी पहुंचनी थी। एसी में ये मतलब नहीं यहाँ का इलेक्ट्रॉन, एनर्जी वही लाइट की स्पीड से जाएगी। लेकिन ये करंट अच्छा था, क्यों अच्छा था, इसके फायदे नुकसान हम देखेंगे आगे जब हम ट्रांसफार्मर पे चलेंगे, एसी पे चलेंगे, तब की बात है। तो चलिए अभी हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मान रहे हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एसी का नहीं होता है, डीसी का होता है। डीसी लगभग यूनिफॉर्मली बढ़ के चलता है, एसी में कुछ इफेक्ट होते हैं जिनको स्किन इफेक्ट का नाम लेते हैं। अभी मैं आऊँगा इसके बाद उस चीज़ पे, पहले आप इस पर ये मान लीजिए पूरे वायर में जो टोटल करंट जा रहा है दैट इज आई, और जो हमने एरिया बनाया वो बिल्कुल सीधा बनाया और वो एरिया है ए, और ये आई जो हमने ऊपर माना है उसके अकॉर्डिंग यूनिफॉर्मली बटा है। तो अगर आई यूनिफॉर्मली बटा होगा तो क्या मैं जे वेक्टर को, क्या मैं आई को सीधा लिख सकता हूं जे डॉट एस? अभी पढ़ा था ना आपने पिछले क्वेश्चन में। यस सर। क्योंकि यूनिफॉर्म बंटवारा है तो आई बराबर जे का मैग्नीट्यूड इंटू एस का मैग्नीट्यूड हमने ए मान लिया है, और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री दिख रहा है। एरिया तो यूं है ही, एरिया वेक्टर तो यूं है ही, और करंट की डायरेक्शन में जे वेक्टर होगा, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब 1, तो यहां से जे सिंपली क्या आ गया। यार बच्चे करते क्या है, इसी को डेफिनेशन मान लेते हैं। कोई पूछे करंट डेंसिटी, बोले यही डेफिनेशन है करंट अपॉन एरिया, ये नहीं होती डेफिनेशन, इतनी देर बाद आए ये तो निकल के स्पेशल केस बन के निकल के आया है। तो ये वाला आप नोट कर लो, और इस केस में आप जे को लिख सकते हैं आई अपॉन ए, इस स्पेशल केस। हो गया होगा, नोट है ना? यस सर। ठीक है, अब हम एक बार करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन बनेगा। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J and drift velocity VD। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में मेटालिक वायर्स में क्या रिलेशन बनेगा उस पर हम चलते हैं। ये आपको मेटालिक वायर दी जिसमें करंट आगे जा रहा है, पूरी वायर में यूनिफॉर्मली बटा हुआ एक करंट आगे जा रहा है,
और इसका जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो मान लीजिए ए है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ आ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब जिसपे चार्ज है माइनस ई, वो पीछे चल के आ रहा होगा विद एवरेज स्पीड वीडी। जो करंट वाली स्पीड है वो है वीडी। और मैंने माना कि इस मटेरियल में नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स माना कि n है। आपने क्या किया, कोई एक क्रॉस सेक्शन बनाया, करंट डेंसिटी देखनी है तो क्रॉस सेक्शन लेना होगा। और आप क्यों फालतू में टेढ़े मेढ़े लिए, हम सीधा ही क्रॉस सेक्शन लेंगे। करंट आगे जा रहे हैं तो करंट डेंसिटी वेक्टर भी आगे होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। करंट आगे है तो करंट डेंसिटी वेक्टर भी आगे होगा, ठीक है। तो आप बताओ J और VD की डायरेक्शन, VD में वेलोसिटी वेक्टर ले रहा हूं, सेम है कि अपोजिट है? J और VD की डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन वाइज तो मैं ऐसा लिख सकता हूं J कैप, यूनिट वाइज नहीं डायरेक्शन वाइज, J कैप इज माइनस VD कैप। यूनिट तो अलग अलग होगी, J की अलग है उसकी अलग है, लेकिन डायरेक्शन वाइज हम बोल सकते हैं ऐसा। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये रिलेशन यूनिट वाइज गलत हो जाती है, इसकी यूनिट कुछ उसकी कुछ, लेकिन डायरेक्शन वाइज ही सही है। अच्छा, ये वाला वो केस है जब I यूनिफॉर्म है और थीटा 0 है, तो क्या मैं J का मैग्नीट्यूड I बाई A लिख सकता हूं कि नहीं? अभी पढ़ा था हमने, है ना। J का मैग्नीट्यूड I बाई A, और I क्या था आपका, जो आप पीछे रिलेशन लेके आए थे, NEAVD बाई A से A गया तो J का मैग्नीट्यूड आ गया NEVD, इक्वेशन नंबर 2। एक बार बताओ क्या ये डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड दोनों क्लियर है कि नहीं आपको? हाँ भाई बताओ, क्लियर है ना ये दोनों चीजें? अब आप अगर यहां से J वेक्टर चाहते हो तो फर्स्ट से सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो, J इंटू J कैप, कंप्लीट वेक्टर J हो गया, J इंटू J कैप। उधर देखो एक माइनस बाहर लगा है, एक मैं E को बाहर कर रहा हूं, एक N और एक VD इंटू VD कैप, क्या बना? VD वेक्टर। मैं इसे सिंपली ऐसे लिख दूं, माइनस NEVD। बताओ ये मल्टीप्लाई करते ही ये रिलेशन आ गई आपको समझ? हाँ भाई बोलिए, क्लियर है कि J वेक्टर इज इक्वल टू माइनस NE इंटू VD वेक्टर, ठीक है? यस सर। और इन जनरल माइनस N तो क्या है? माइनस ई तो चार्ज है ना, इसका कैरियर का चार्ज है। तो इन जनरल जो J वेक्टर होगा वो बनेगा N इंटू Q इंटू VD वेक्टर। लेकिन आपको इस रिलेशन में पुट Q विद साइन, तो अगर वो Q इलेक्ट्रॉन था तो Q की जगह माइनस ई रखोगे तो आपका ये आ जाएगा। और वैसे भी शायद हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा, वेक्टर फॉर्म में अगर रिलेशन है तो चार्ज को विद साइन रखा जाता है। पढ़ा है हमने फर्स्ट यूनिट के समय। यस सर। हाँ तो ठीक है, ये रिलेशन है आपका J का और VD का, आप ये बना लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जो पुराना N था ना हमारा, वो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
हो गया? यस सर। ठीक है, मिटा दो ना भाई, सभी का हो गया होगा। ये इन जनरल वाला सर 2 मिनट आप लो, लिख लो, मैं रुक ही रहा हूँ, लिख लो। ऊपर का मिटा दो। हो गया सर। ठीक, अब देखो, थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, एक नाम लिया था, क्या था? बोला था स्किन इफेक्ट। ये इसकी डेप्थ में नहीं जाना हमें, इसके क्या कारण है क्या नहीं है वो नहीं पढ़ना हमें, ये इस तरह से सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन कैसे कैसे यूज होगा वो अभी एक मैं न्यूमेरिकल दूंगा, उसमें पता लग जाएगा। स्किन मतलब आउटर पार्ट या इनर पार्ट। स्किन का क्या मतलब होता है? किसी वायर की स्किन, आउटर पार्ट। स्किन जैसे हमारी बॉडी की स्किन है, ऐसी आउटर पार्ट। तो जो अल्टरनेटिंग करंट जब चलता है वायर्स में, तो यूं होता है उसमें कि आउटर पार्ट में से ही करंट जा रहा होता है, बीच की वायर वेस्ट हो रही होती है, बीच की वायर में वो करंट फ्लो ही नहीं करता है। इसीलिए पहले मैं लिख देता हूं यहां, मोस्ट ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब जिसका टाइम पीरियड कम हो, जो जल्दी जल्दी अपनी डायरेक्शन बदलता है, फ्लो थ्रू द आउटर पार्ट ऑफ मेटालिक वायर। ये इफेक्ट होता है स्किन इफेक्ट। आप चलो यूं बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, एक खंबे से दूसरे खंबे तक कुछ एल्यूमिनियम की वायर जाती है, मोटी वायर देखिए ना, एल्यूमिनियम की मोटी वायर। यूं बताओ, वो एक मोटी वायर होती है या कई पतली वायर्स को आपस में तोड़ मरोड़ के लगा रखा होता है? कई पतली वायर। पक्का ना? पक्का ध्यान है ना? ऐसे तुक्के तो नहीं मार रहे, तो देखा ही होगा सभी ने। यस सर। तो उसका कारण क्या है? मतलब क्यों इतना दिमाग लगाते हैं भाई इसको यूं करो यूं करो, एक मोटी वायर क्यों नहीं लगा देते उसी तरह की फ्लेक्सिबल वायर? कारण यही है, कारण यही है, स्किन बढ़ानी है, खाल बढ़ानी है उनकी। अगर मैं एक मोटी वायर लगा दूं तो उसकी स्किन तो खाली बार बार होगी, समझ गए हो? अगर मैं कई पतली वायर लगाऊंगा तो सबकी स्किन बनेगी ना, सबकी स्किन। तो क्या बीच वाला पार्ट भी यूज हो गया कि नहीं वायर का? यस सर। समझ गए हो? टू अवॉइड इट, जो ACSR वही उसको बोलते हैं, वो जो खंबे से खंबे तक वायर जाती है, एल्यूमिनियम की वायर होती है, उसमें बीच का कोर स्टील का होता है, एल्यूमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स्ड। ये नहीं पूछना आपसे किसी ने, मैं वैसे बता रहा हूँ, एल्यूमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स्ड वायर होती है। तो ये जो वायर है, इट कंसिस्ट्स ऑफ, सर इसमें अभी तक क्या बताया, फिर दोबारा बता दो, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। स्किन इफेक्ट दोबारा बताऊं? अभी तक जो बताया इसमें, अभी तक ये बताया है कि नॉर्मली जो एसी फ्लो करता है वो वायर के आउटर पार्ट से फ्लो करता है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी जल्दी जल्दी वो अपने डायरेक्शन चेंज करेगा, वो आउटर पार्ट में फ्लो करेगा, इनर पार्ट वायर का वेस्ट हो जाएगा। ये होता है स्किन इफेक्ट, ठीक है? इनर पार्ट वेस्ट हो जाता है क्या? इनर पार्ट क्या हो जाता है? इनर पार्ट यूज ही नहीं हो रहा। इनर पार्ट यूज नहीं होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आपने कभी 10th में फॉर्मूला पढ़ा है जो आगे आना है इस चैप्टर में, रोएल बाई ए आर का yes, पढ़ा है कभी 10th क्लास में? तो एरिया कम हो जाएगा ना, इनर पार्ट यूज ही नहीं हो रहा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए एक खंबे से दूसरे खंबे तक जाती हुई वायर आपने देखी होगी, एक मोटी वायर ना होके कई पतली वायर्स को आपस में लपेट रखा होता है। yes, उसको बोलते हैं ACSR। एल्यूमिनियम की वायर है, कोर उसका स्टील का होता है, एल्यूमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स्ड, इस तरह की होती है। तो उसमें, उस वायर में जो करंट फ्लो करता है
कई पतली पतली वायर में फ्लो करेगा तो सबकी स्किन में फ्लो करेगा, तो क्या बीच वाला पार्ट भी यूज हो गया कि नहीं? हो गया। है ना? तो ये इसको अवॉइड करने के लिए ACSR वायर कंसिस्ट ऑफ मैनी थिन वायर्स। अब यार उसको क्या बोलूं लपेटने को, स्ट्रैंडेड ब्रेंडेड क्या बोले उसको, मैनी थिन वायर्स कवर। अरे उसको बोलते तो हैं, पता नहीं, मैं तो वैसे ही एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, स्ट्रैंडेड टुगेदर। मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्या अंग्रेजी बना दी है, पर आप इसका है स्ट्रैंगल। हाँ तो ठीक है जो भी है, ये मतलब आपस में एक दूसरे पे लपेट के, और जिस तरह से वायर चलती हैं और इस तरह से ये वायर बना दी जाती है, 2 3 4 5 जैसा भी ये लेयर है, ठीक है, ये बना दिया। अब मैं स्किन इफेक्ट आपसे नहीं पूछने वाले हैं ये, क्योंकि इस सिलेबस से बाहर का टॉपिक हो जाएगा, लेकिन एक तो हमें थोड़ी जानकारी मिली अपने आसपास की, समझ आ रहा है कि क्यों वो एक मोटी वायर यूज नहीं की, पतली क्यों वायर यूज कर रहे हैं। यस सर। दूसरी बात इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है करंट डेंसिटी पे। कैसे? मैं एक स्किन इफेक्ट टाइप का कोई सवाल लूं आपके लिए। जैसे मान लो ये कहा गया कि ये कोई एक वायर है जिसका रेडियस, मैं रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा अभी, मैं रेडियस की बात कर रहा हूं, जिसका रेडियस है r। तो वीडियो बंद हो गई सर। वीडियो बंद हो गई, बैटरी खत्म होने वाली फोन की। देखिए रेजिस्टेंस R है, ये इसमें लिखा आता है जैसे बैटरी लो, तो आपकी वीडियो ऑफ हो जाती है क्या उस समय? यस सर। अच्छा, ये R इसका रेडियस है, रेजिस्टेंस नहीं इसका रेडियस है, और इसमें करंट ऐसे जा रहा है कि आउटर पार्ट में तो ज्यादा करंट जा रहा है, और इनर पार्ट में मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूं तो ऐसे कर लूं। समझ आ रहा है क्या दिखाना चाह रहे हैं? यस सर। ये जस्ट मैं यूं दिखाना चाह रहा हूं कि आउटर पार्ट में करंट ज्यादा है और इनर पार्ट में करंट कम है, ठीक है। मान लो आपको ये दिया गया कि यहां से किसी भी रेडियल डिस्टेंस r पे जो करंट डेंसिटी है J, that is equal to some constant into R, where K is a सर ये चीज सिर्फ एसी में होती है, डीसी में भी? ना, डीसी में नेग्लेजिबल स्किन इफेक्ट होता है, मेनली एसी में, कांस्टेंट डीसी में नहीं होता है। देखो अगर वेरिएबल डीसी है ना जो उनमें हो सकता है, कांस्टेंट डीसी में नहीं होता है। और ये जो स्किन इफेक्ट है, वेरिएबल डीसी मतलब क्या? वेरिएबल डीसी क्या? अरे डीसी तो वो है जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स हो ना, डीसी तो वो है जिसकी डायरेक्शन फिक्स हो। क्या ये भी जरूरी है कि एक ही डायरेक्शन में कांस्टेंट ही चलता रहेगा हमेशा? ऐसा नहीं हो सकता, आगे कभी 5 हो गया, कभी 3 हो गया, कभी 0, कभी 2 1। यस सर। समझ गए हो ना? तो वेरिएबल भी होते हैं डीसी। चलो अभी मैं इस सवाल पे चलूं, ये वाला। यस सर। तो फाइंड, ये आखिरी सवाल ले रहे हैं आज का, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, ये बताना आपको। मैंने कहा आपसे स्किन इफेक्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन करंट डेंसिटी को इस तरह से यूज करवाया जा सकता है। क्या यहां पे वो फॉर्मूला वैलिड है I बराबर J डॉट S या नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और ये नॉन यूनिफॉर्म डायग्राम से नहीं, यहां से दिख रहा है। जैसे जैसे R बढ़ेगा, J बढ़ रहा है कि कम हो रहा है कि कांस्टेंट है? बढ़ रहा है ना, मतलब एक्सिस पे J 0 है, वहां कोई करंट नहीं है, और ऊपर बढ़ने पे या नीचे बढ़ने पे J बढ़ रहा है। तो अपने आप पता लग रहा है, क्वेश्चन में ये नहीं आएगा इस तरह का डायग्राम, यहां से पता लग रहा है। तो बताओ भाई इसमें अब करंट कैसे निकालें? एलिमेंट मानना चाहिए हमें? यस सर। कभी माने ना आपने इस तरह के रेडियल एलिमेंट, r दूरी पे जाके dr, और आपने क्या किया, ये
ये आपकी वायर थी, ये उस वायर का एक्सिस था। आप एक्सिस से किसी r दूरी पे गए और आपने एक सर्कुलर रिंग लगा दी। एलिमेंट मानने के लिए थोड़ी थिकनेस और माननी पड़ेगी, मैं dr और गया, ये dr। हाँ जी वही दिख रहा है, हमने कौन सा एलिमेंट माना है, क्या r स्क्वायर बाय 2। ना जी ना, आंसर बताया तो गलत है। ये एलिमेंट बना हमारा, ये सारा एलिमेंट एक्सिस से r दूरी पे है कि नहीं बताओ। ये सारा जो एलिमेंट बना है एक्सिस से r दूरी पे है। यस सर। तो इस पे हर जगह आप j मान सकते हो kr। इस पूरे एलिमेंट पे हर जगह आप j मान सकते हो kr। अच्छा, एरिया होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। इस एलिमेंट का एरिया है कितना, 11वीं से आप मानते आ रहे हैं इस तरह के एलिमेंट। कट करके सीधा कर लो, बताओ इसका ds कितना है, इसका ds 2 पाई r1 dr। अब बिल्कुल सही है, 2 पाई r इंटू डी आर। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, ये कैसे लिखा? आपने इस ब्लू स्ट्रिप को कट करके ऑलमोस्ट सीधा किया तो ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनेगी जिसकी लंबाई अंदर अंदर की 2 पाई r और जो चौड़ाई है वो लगभग dr। तो ये आपका हो गया 2 पाई r dr, ये आपका ds हुआ। जिस तरह से ये आपने एरिया माना है तो एंगल 0 डिग्री दिख रहा है हमें। अब आप गए i, पहले di लिखा, di क्या होता है, j डॉट ds, क्योंकि j वेरिएबल है, ठीक है। तो I जो होगा टोटल करंट, दैट इज इंटीग्रल j डॉट ds। बढ़ाओ जी इसको आगे, I टोटल करंट इंटीग्रल j का मैग्नीट्यूड यहां कितना है, यहां kr, ds का मैग्नीट्यूड 2 पाई r dr, और j और ds दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल है 0 डिग्री, cos 0। तो ये I आपका आया, k कांस्टेंट 2 पाई कांस्टेंट, तो 2 पाई k तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में बताओ r की पावर कितनी बची, r की पावर बोलो, स्क्वायर 2 r स्क्वायर dr। r की लिमिट बताओ कहां से कहां, 0 से कैपिटल r। r की जो लिमिट है वो है 0 टू कैपिटल r, 0 टू कैपिटल R। तो अब तो हो गया ये इंटीग्रेशन। r स्क्वायर का क्या होगा, r क्यूब बाई 3, और जब आप लिमिट पुट करेंगे तो कैपिटल R क्यूब बाई 3 आ जाना है, यानी कि हमारा जो करंट आएगा 2 पाई k कैपिटल R क्यूब बाई 3। मैं अगर इसका आंसर लिखूं, इसका आंसर जो टोटल करंट आ रहा है दैट इज 2 पाई k R क्यूब बाई 3। तो ये सोल्व करने के लिए कोई स्किन इफेक्ट की जानकारी की तो जरूरत थी नहीं, लेकिन साथ में हमने एक एक्स्ट्रा चीज सीख ली कि हाँ भाई ये भी कुछ होता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक आया ना समझ आज की क्लास में? यस सर। ठीक है।